शनाया की फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। शनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। अहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? शनाया, किसका फोन था? अहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिससे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर अहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई भी कंपनी से किसी को बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। अहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी अहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसी समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देखकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और अहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में अहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया से घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर अहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना था और इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है। वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी मैं। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर उठाकर शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्युनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओ, अप्रूवल के लिए आए हो? मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहां पहुंची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स उठकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? अहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मैंने ही ऐसा करने से मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत को देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी, तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं, और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए
तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहां पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोल पड़ी। कामिनी, जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी। प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काट कर बीच में ही बोल पड़ी। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कामिनी, वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और अहान भी उनकी बातें सुन रहा था। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। शनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। मतलब? कामिनी ने एक नजर अहान की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से से भरी धीमी आवाज में कहा, कामिनी, तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी! शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे से बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, ओफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और, आनंद दादो की नजरों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया, वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि अहान उसके साथ वापस नहीं आया। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे से उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था उसे। और फिर शनाया ने जो देखा, उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था, और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर, मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला जरूरी था ज्यादा। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर अहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? अहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर शनाया रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य अहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरा ऐसे करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में अहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओ, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। अहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्दी अहान शनाया को लेकर अब वापस घर जा चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे
कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आनंद के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सा सख्त चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज आई, शनाया, ये शॉपकीपर कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये चल क्या रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर शनाया ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था आहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नजरों से शौर्य की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है शौर्य के दिमाग में, जानने के लिए मैंने आहान को खड़ी घूरे जा रही थी। और जब आहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे आहान ने ही रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। आहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में आहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद आहान भी जल्दी रेडी हो गया, क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी आहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उससे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर आहान ने बाइक स्टार्ट की, दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो आहान ने पलट कर देखा। शनाया ने वापस कार उसकी जगह लगाई और आहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। आहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। आहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगी या फिर किसी और का इंतजार है? आहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। आहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फोन काट कर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्होंने आहान को बहुत प्यार किया था। जल्दबाजी में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे
और यामिनी जी वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, तुम्हारे पाप उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप मां को घर लेकर निकल जाइए शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ, जैसे भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काटकर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए, मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्द ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्द ही नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो अहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर अहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आके कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर अहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल अहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकते हैं, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। अहान ने गुस्से में कहा, ये आपने सही नहीं किया है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख ही तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसे। इस पर अहान ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें ही भरने होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे न भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा।
आहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं। ये सब यही नहीं रुकने वाला, शनाए भी है। शनाए का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी। फिलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहता था। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफिन खत्म ही किया था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान जीजू, प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल किया। अब जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर आहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूं। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहां से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ से रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या होने वाला है आहान के साथ? क्या है शौर्य और शगुन की साजिश? जानने के लिए बने दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मेरे साथ? शनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर आहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन के फोन उठाते ही आहान ने कहा, शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ मेरे साथ? जवाब में शगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ। अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान फोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसकी मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना, वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर आहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी जिसे आहान लेकर मल्होत्रा के क्लब में गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी। कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर आहान बाइक लेकर रोजवुड स्प्रिंग की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर आहान ने बाइक एक साइड लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में आहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया। आहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वे गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बड़ी बातें कर रहे हो। चला निकलो यहाँ से। इस पर आहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इस तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। कुछ ही देर में आहान से बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी आहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। आहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर 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 प्लीज प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस पर आहान कार्तिक कोहली से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे सलीके से पेश आए। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी जरूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतजाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि आहान रायजादा से उसे अच्छा फायदा हो सकता है। लंच करते हुए ही आहान ने कहा, आपका रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपांशन हो पाए तो ये जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने झट से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में आहान ने लंच करते हुए बोला, आप चाहें तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर कार्तिक कोहली खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े ही नसीब की बात होगी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो आहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए, प्लीज आप इनकार मत करना। है कार्तिक कोहली हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स आहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और शगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक की ही कंपनी में मैनेजर था, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब शगुन ने आहान को इतने महंगी गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए
और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं है। जरूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर अहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से अहान को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी? जवाब में अहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इसे एक मेरे दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर अहान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ से उठाकर फोन देखा तो शौर्य का मैसेज था, और फिर उस मैसेज को खोलते ही अहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? शनाया ने चौंकते हुए पूछा। अहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। शनाया ने घूरते हुए एक नजर अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटो थे, जिसमें अहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों इस वक्त तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी अहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं। डाइवोर्स पेपर रेडी है। शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। अब जल्द घर पहुंचो, आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। शनाया उसे अब भी अजीब से नजरों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और शगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही शनाया और अहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, अहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में अहान ने कहा, ये सब झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से वो सभी फोटोज देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, शनाया, ये झूठ है। ये हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। इस पर शगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, तो सच क्या है तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है? शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार शनाया ने अहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने शनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है। शनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथ में पेन लेकर शनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप डिवोर्स पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, अहान के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी शगुन ने शनाया की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो शनाया? जल्दी से पेपर साइन करो और आजाद हो जाओ इस इंसान के बंधनों से। आखिर कब तक तुम इसकी जलालत खुद पर सहती रहोगी? यामिनी जी भी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब शनाया डिवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे अहान के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अहान धोखा दे रहा है?
इस पर शनाया डिवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को शौर्य के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर शगुन और शौर्य की हालत खराब हो गई और फिर यामिनी चीखते हुए बोली, शनाया, पागल हो गई हो क्या? जवाब में शनाया भी चीख पड़ी, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ही मैंने देख लिया। और मैं ये हैरान हूँ देखकर कि आपको भी इन बातों पर विश्वास है। शनाया के अचानक इस बर्ताव से यामिनी जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में शनाया अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए बोली, देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था और उसने मुझे बताया कि शगुन और शौर्य ने आहान को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। आहान को बेहोश करके किसी लड़के के साथ उनकी अश्लील फोटो खींची गई और अभी उसी के बेस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही शौर्य और शगुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी शगुन ने कहा, मगर मल्होत्रा कौन है? किसी ने तुम्हें झूठी खबर बताई है शनाया? शनाया आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शगुन अपने गाल पर हैरानी से हाथ रखे शनाया की तरफ देखने लगी। फिर शनाया रोते हुए बोली, मल्होत्रा ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और ये फोटो देखने के बाद आहान ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग आहान के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने ये भी देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। आहान शनाया के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए शनाया। तभी शनाया शगुन और शौर्य को घूरते हुए बोली, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को थप्पड़ मारकर अपने घर से बाहर निकालूं, चले जाओ यहाँ से और भूल कर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। शगुन और शौर्य वहां से सर झुकाए निकल गए। यामिनी जी ने एक नजर आहान और शनाया को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम शगुन और शौर्य ने किया है। अब खैर, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो भी निकल गई। शनाया ने एक नजर आहान की तरफ देखा और कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप। शनाया की बात सुनकर आहान को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह शनाया के लिए एक नया चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर शनाया आहान के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो शनाया के दादाजी आनंद गिल वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी आनंद गिल ने कहा, रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी कोई इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर में इंजीनियर्स की टीम है। वो अभी हॉस्पिटल में है और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देनी चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें ले ली गई हैं। अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास क्या रह जाएगा? जवाब में शगुन ने कहा, शौर्य सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में है तो कायदे से वो टीम शौर्य के हवाले कर देनी चाहिए। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। शनाया कुछ नहीं कर सकी, वो काफी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब शौर्य को दे दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। आनंद गिल ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। वो यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ गई तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही शौर्य ने कहा, सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता। तभी हर्ष की कड़क आवाज गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फोन पर प्रोजेक्ट? अबे मतलब दिमाग से पैदल है क्या?
समझता क्या अपने आप को? तभी शौर्य ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया था, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर हर्ष की आवाज आई, अच्छा किसी भी कीमत पर? भिखारी की औलाद, तो मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। ठीक है, तू कल आ जाना मेरे ऑफिस में, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई तो कहना, कल के बाद तू कभी फोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद हर्ष ने फोन रख दिया। शौर्य एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे थे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, यह हर्ष मेहरा तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे खड़ी शगुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसने शौर्य के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आनंद गिल के केबिन में पहुंचा। शनाया वहां पहले से बैठी हुई थी। आनंद गिल ने पूछा, क्या बात है शौर्य? जवाब में शौर्य ने कहा, दादाजी मैं कह रहा था कि शनाया हमारी कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, और तो और इससे पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। आनंद गिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब में शौर्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए शनाया ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से शनाया को यह प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शौर्य, तुम जाओ, इस डील को शनाया ही क्रैक करेगी। शौर्य अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहां से चला गया। बाहर खड़ी शगुन को देखते ही वो बोला, अब आएगा मजा। शनाया के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर शगुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। शौर्य ने शनाया को नीचे उतारते हुए कहा, शनाया अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। शनाया ने एक नजर उसे देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सभी की फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। जब सामने से हर्ष मेहरा आता हुआ दिखा, वहां पहुंचकर उसने एक नजर सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है? जवाब में शनाया ने कहा, जी मैं हूँ शनाया गिल, मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हर्ष मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी और हर्ष के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, यह है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के ही आदमी ने मुझे फोन किया और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते कहते हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग शनाया की तरफ देखकर हंसने लगे थे। कैसे करेगी शनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शगुन और शौर्य के गंदे खेल का? जानने के लिए बने रहे। हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। तभी अचानक ही हर्ष का फोन बजा। हर्ष ने स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से फोन था। हर्ष ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर हर्ष ने कहा, जी 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 सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा।
जी थैंक्स। इतना कहकर हर्ष ने फोन रख दिया। उसने माइक संभाला और आगे बोला, अब माफी चाहूंगा, एक जरूरी फोन था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को ही मिलना चाहिए और इसलिए अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एकटक देखे जा रही थी। जैसे अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने शनाया हर्ष के पास पहुंची। हर्ष ने शनाया से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी हर्ष ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल पर आहान के नाम से सेव था। शनाया की नजर भी उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर हर्ष ने फोन रख दिया। शनाया खुद से ही बोली, ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? वही है और लगता है ये काम भी आहान का ही है। हॉल की उस भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। दूसरी तरफ से आहान ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट पेश कर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर आहान ने फोन रख दिया। जल्द ही शनाया भी अब वहां से निकल गई। इधर आनंद गिल सबके सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहे थे, जिसमें ये खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को गिल कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया। इस डील के बाद अब गिल कंस्ट्रक्शन के शेयरों में भारी उछाल। वहीं अब देश की कई बड़ी कंपनियां गिल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं। ये खबर आनंद गिल के चेहरे को अलग ही सुकून दे रही थी। वो खुश होते हुए बोले, शनाया, सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक हुई और शनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शनाया आकर आनंद के गले से लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में शनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक शौर्य और शगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूँ और साथ में शहर के बाहर बनी अपनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। तभी आनंद ने शौर्य और शगुन से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? शनाया ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुमको तो खुश होना चाहिए। अब तक वहां शौर्य के पिता नीरज भी आ चुके थे। तभी शौर्य ने कहा, इंजीनियर्स की टीम शनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और शनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुम हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? शौर्य की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर आनंद गिल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़े और शौर्य की मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो, उससे तो हुआ नहीं, और शनाया ने ये डील हासिल कर ली तो उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने शनाया को वापस कर दी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। शनाया भी जल्द ही बाहर आ गई और कार से घर की तरफ निकलने लगी। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और डर भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करता है? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेता है, जो भी करती हूँ सह लेता है, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। शनाया के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बस आहान के बारे में सोचे जा रही थी। फिर शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान, पता नहीं क्यों
लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। यही सब सोचते हुए वो घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इधर आहान पहले ही घर पर आ चुका था। वो घर पर अकेला ही था। आहान ने फोन पर विक्रम से एक बाइक का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। ये सुनकर विक्रम हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार्स लाने को कह देते, मगर यंग मास्टर तो पहली वाली सस्ती बाइक मंगा रहे हैं। मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। विक्रम ने अपने आप से ही कहा। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था, तो वहीं शनाया ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोक दी। आज वो सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। कुछ सोचकर शनाया ने अपना मोबाइल निकाला और आहान को एक मैसेज किया। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ से आहान का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, तो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आई थी, मगर शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजी और आहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान ने जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने शनाया खड़ी थी, जिसे देखकर आहान का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग को संभालते हुए बोला, लाइए, मैं इसे रख देता हूँ। शनाया अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में शनाया भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, बहुत अच्छा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी शनाया ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। आहान ने सवालिया नजरों से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने बैग में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। आहान ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए आहान ने बॉक्स खोल दिया। उसमें एक घड़ी रखी हुई थी। शनाया ने उसे आहान के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा अपने इस टाइम को याद दिलाती रहेगी। इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर आहान ने कहा, हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी में मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज आने लगी तो आहान ने कहा, बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान उस घड़ी को बार बार देख रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और हॉट लड़की खड़ी थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिस वजह से उसका फिगर साफ साफ झलक रहा था। घर के सामने ही एक महंगी लग्जरी कार खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफी अमीर घर से थी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब में आहान ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आहान हैरानी से बोला, नहीं नहीं, लग तो रहा है जैसे आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम आहान? मैं निया हूँ, निया। कितनी बार तो हम मिल चुके हैं, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? आहान हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और आहान के गले से लग गई। आहान उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है, कौन हो तुम? निया ने उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए ही कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे कहीं देखा है। इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो आहान? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी ही ना कर रहे हैं। अब तक वहां शनाया भी आ चुकी थी।
जैसे ही उसने अहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है अहान? कौन है ये लड़की? निया ने नशीली आंखों से शनाया की तरफ देखकर कहा। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? जवाब में शनाया ने ना में सिर हिलाया। तभी निया ने कहा, तो फिर सुनो, मैं अहान की बीवी हूँ। ये सुनते ही अहान के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया।